Recording in progress. Right, good morning everyone. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Background में Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. morning. speakers करेंगे. Good morning, sir. कुछ बोलो तुम लोग. बोलो. Are you guys saying something? एक मिनट. हाँ, ओके. अभी मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा. जस्ट गिव मी 1 मिनट. लेट मी ट्राई टू मिनिमाइज इट. ठीक है. अभी ऐसे हवा की आवाज थोड़ी ना आ रही है माइक्रोफोन में. सर नहीं, आवाज नहीं आ रही है. नॉर्मल आवाज आ रही है आपका. नॉर्मल आ रहा है ना? ठीक है. सर आपने जो होमवर्क दिया था वो एक्सरसाइज के लिए, वो कभी तक करना है? वो आप नेक्स्ट क्लास के पहले कर लो. ठीक है सर. व्हेनेवर द नेक्स्ट क्लास इज, मंडे ट्यूसडे जब भी होगा. सर तो आप डाउट लेक्चर कभी लेने, मतलब डाउट लेक्चर नेक्स्ट वीक का होगा, उधर डिस्कस करोगे या क्लास में डिस्कस नहीं करोगे? क्लास में ही डिस्कस कर लूंगा. आई वुड वांट टू डिस्कस दैट फर्स्ट एंड देन मूव ऑन. सर इजी था ये ठीक होमवर्क. है. हाँ सर, बहुत हाँ, इजी सर. था. सर, इसमें ये था रीमान इफेक्ट है ना. तो मजा आया. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मैंने बताया ना, चीजें समझ में कम आएंगी बट क्वेश्चंस बड़े आसान से ही होंगे. ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि टू मच टू बॉदर, टू मच. सिर्फ फॉर्मूला लगाना था. हाँ, सिंपल सिंपल करते रहना रहेगा. ठीक है. Excuse me, sir. सर एटम का साइज इज 10 to the power -13 meters, राइट? मतलब एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का रहता है. न्यूक्लियस का, सॉरी. हाँ, न्यूक्लियस का और छोटा 10 की पावर -15 या 10 की पावर -14 ऐसे ऑर्डर का रहेगा. Sir, can you explain the difference between energy shell and energy subshell again?
हाँ हाँ, देखो शेल जो है ना, that will be used for principal quantum number. Subshell will be used for azimuthal quantum number, right? So जैसे if I say 3p subshell कहलाएगा वो, ठीक है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे 3px 3py 3pz, बट कलेक्टिवली उनको अपन 3p सबशेल बोलेंगे, ठीक है। ओके सर। 3s 3p 3d को कंबाइन हम लोग थर्ड शेल बोलेंगे, ठीक है। सो थर्ड शेल के अंदर 3 सबशेल हैं 3s 3p 3d. Within 3s subshell you just have one orbital. Within 3p subshell you have 3p orbitals 3px 3py 3pz, and within 3d subshell you have 5 orbitals, ठीक है। Sir, a question. Excuse me, sir. हाँ हाँ, Sir, is there any like law that determines into which orbital, like p में there are 3 p orbitals, right? So then is there any law which determines which orbital will the electron exactly go into? जैसे lithium atom में एक जाएगा 1s में, दूसरा जाएगा 2s में, और फिर the third one will it, which p orbital will it go into? हाँ। या ऐसे तो ही हम random? लोग नहीं हम लोग करेंगे डिस्कस लाइक आफ्टर टीचिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो इट विल बी एग्जैक्टली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वी विल बी फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स। Oh, okay, sir. So we'll be talking about it today. ठीक है? Any Excuse other me, question? sir. हाँ हाँ बोलो बोलो। Sir, in the homework you gave one question said find the number of electrons. Sir, how to do that? नहीं वो मैं इसीलिए उसका डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ। लेट मी टीच अ बिट मोर, ठीक है, थोड़े से वो कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे, एंड देन यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। Okay, ठीक sir. है। सो लेट मी डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। नाउ जब बोर्स मॉडल का डिस्कशन कंप्लीट होता है तो उसके एंड में बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स में ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट का मेंशन किया जाता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, आप यहाँ पर नोटिस करना। इफ आई जस्ट आस्क यू टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल वन लाइन, देन Zeeman effect is splitting of spectral lines in presence of an external magnetic field. And Stark effect will be the same thing, splitting of the spectral lines, but in the presence of an external electric field. Now, what does it mean? इसको थोड़ा सा और elaborate करते हैं, and इसमें से एक learning रहेगी जो मैं चाहूँगा कि आप लोग again याद करके as a result आगे बढ़ो. So यहाँ पर notice करना. Let's read this paragraph. Zeeman effect in hydrogen. ठीक है? So what it says is that when an external magnetic field is applied, sharp spectral lines like n equal to 3 say n equal to 2, the transition of hydrogen splits into multiple closely spaced lines. This was first observed by Peter Zeeman, and hence this splitting is called as Zeeman effect. ठीक है? Now, यहाँ तक का पार्ट पढ़ा आपने? ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। So what it is saying is that हाइड्रोजन में आप लोगों ने पढ़ा है that हम लोग जब उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम में वी ऑब्जर्व वेरियस लाइंस बिकॉज ऑफ वेरियस डी एक्साइटेशंस। सो यहाँ पर देयर इज अ डी एक्साइटेशन हैपनिंग फ्रॉम 3 to 2 से। अगर 3 से 2 एक डी एक्साइटेशन होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखेंगी? One. You will just see one spectral line corresponding to the de-excitation from 3 to 2. Okay. However, what happened was that जब ये हाइड्रोजन का सैंपल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, ठीक है, then what was observed was that rather than just one line for de-excitation from 3 to 2, multiple
lines or multiple photons of close wavelength या close frequency were observed. ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 से 2 डी एक्साइटेशन हुआ, तो 3 से 2 डी एक्साइटेशन के करस्पॉन्डिंग आप बोलोगे कि एक लाइन ऑफ से फ्रीक्वेंसी μ1 ऑब्जर्व होगी. यस सर. ठीक है, बट जब सैंपल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो रादर देन ऑब्जर्विंग जस्ट μ1, what was observed was that we observed some μ2, μ3, μ4, μ5, ठीक है, and very close to μ1, we observed other photons or other spectral lines also. So this is called as Zeeman effect. Now, अब ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना before I start explaining what is written over here in the paragraph. So जब बोर्स मॉडल का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तब कैसा था, n = 2 एक एनर्जी लेवल था एंड n = 3 एक एनर्जी लेवल था, राइट. और इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट हो रहा था. बट नाउ वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स दैट जो एनर्जी लेवल 2 है, that corresponds to multiple orbitals. There is 2s and there is 2p के 3 orbitals है ना. मैं ये बॉक्स से ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. 2s है और 2p के 3 Yes, orbitals हैं. Yes, sir. So, Yes sir. How many orbitals does energy level 3 correspond to? 3s, 9. 9, 9, 3s, 3p and 3D. 3d. जी. ठीक है. नाउ जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, सो उस केस में व्हाट वाज देयर वाज दैट 3s 3p 3d का सेम एनर्जी लेवल था, 2s 2p का एक अलग और सेम एनर्जी लेवल था. एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड टू डी एक्साइट, अ पर्टिकुलर चेंज इन एनर्जी वाज ऑब्जर्व एंड उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन का फ्रीक्वेंसी एमिट हो जाता था. बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा गया, व्हाट हैपेंड वाज दैट दीज ऑर्बिटल्स 3s 3p 3d they no longer remained degenerate, they no longer remained of the same energy level. इनका एनर्जी लेवल अब चेंज हो गया. ठीक है, 3s 3p 3d एंड विद इन फैक्ट 3p 3px 3py 3pz इनका भी एनर्जी लेवल अलग अलग हो गया. दे वर नॉट ऑफ द सेम एनर्जी लेवल. एंड दैट इज वाई अब जब n = 3 से n = 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो देयर वर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. हो सकता है कि 3s से इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा हो, तो उसका एक अलग एनर्जी गैप रहेगा. हो सकता है 3d से इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा हो, तो उसका एक अलग एनर्जी गैप रहेगा एंड एक अलग फोटोन, एक अलग स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होगा. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड. ठीक है, सो यहाँ पर अब आप पैराग्राफ रीड करना. नाउ दैट पैराग्राफ वुड बी समथिंग व्हिच विल बी मेकिंग मोर सेंस टू यू. दैट व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, ध्यान से रीड करते जाना. व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, sharp spectral lines like n = 3 से 2 transition of hydrogen split into multiple closely spaced line. This was first observed by Peter Zeeman, and this splitting was happening because of loss of degeneracy of orbitals. Right? ये loss of degeneracy word समझ में आया? Yes, sir. Earlier Yes sir. 3s 3p 3d सेम एनर्जी के थे, या फिर 2s 2p सेम एनर्जी के थे, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर नाउ ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करना, इस डायग्राम को अगर आप नोटिस करोगे, तो ये डायग्राम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3d के एनर्जी लेवल्स. सो ये n = 3
और L इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया 3D 3D. और ये ml की डिफरेंट वैल्यूज आप नोटिस कर रहे हो। Yes, sir. तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब जो 3D के ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल, ठीक है, दिस इज से द स्केल ऑफ एनर्जी, ठीक है, दिस इज द स्केल ऑफ एनर्जी। तो अब जो 3D के डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं बची है। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो गया तब उनकी एनर्जी स्लाइटली डिफर कर गई है। सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पर ये क्या हो गया 2p, राइट, n इक्वल टू 2, L इक्वल 1 मतलब क्या हो गया 2p। एंड Yes, कैन यू sir. सी दिस ml। Yes, sir. तो ये क्या लाइंस दिखा रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, ये एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं ऑफ द 3 2p ऑर्बिटल्स, 2px 2py 2pz, जो कि अलग अलग हो गए। तो अब इन ऑर्बिटल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करेंगे, राइट, तो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ स्लाइटली अलग होगी, ठीक है, दे विल नॉट बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ, एंड दैट इज व्हाट लेड टू द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अर्लियर जो 3 से 2 का ट्रांजिशन था, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है तब उसकी एक ही लाइन दिख रही थी, ठीक है, बट जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो गया तो rather than one line we found some closely spaced lines, and that was because 3 से 2 can now have multiple energy gaps depending upon कौन से पर्टिकुलर थर्ड शेल के ऑर्बिटल से कौन से पर्टिकुलर सेकेंड शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जीमन इफेक्ट समझ में आया? Yes, sir. हाँ हाँ बोलो। सर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 और -2 पर खाली एक ही लाइन क्यों होगी, 3 होनी चाहिए ना, और समझा। सॉरी दोबारा बोलो। सर ये ml मतलब उसमें 2 और -2 में खाली एक ही लाइन मींस पास हो रही है ml1 से, तो वो क्यों हो रहा है? हाँ सो मैं उस पर आता हूँ। अभी के लिए आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन द लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस, नॉट दीज ट्रांजिशंस, ठीक है। अभी जस्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। सर लेकिन ऐसा क्यों होता है? हाँ, अब आपके दिमाग में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाती है, ठीक है। नाउ द डीपर आंसर इज समथिंग दैट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ऊपर से मैं आपको एक आंसर ये प्रोवाइड कर सकता हूँ दैट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप विद द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ गेट इम्पैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज द रिजल्ट जिसकी वजह से ये एनर्जी लेवल्स अलग अलग हो जाते हैं। नाउ आई एम श्योर दैट आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। सो रादर देन गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट राइट नाउ, आई वुड एडवाइज यू टू नॉट गेट इनटू दैट डेप्थ, ठीक है। जस्ट इतना समझ के चल लो दैट बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, तो भी the degeneracy of orbitals is lost. They no longer remain of the same energy level. Their energy level changes. बस इतना आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब इसमें एक और जो ध्यान रखने वाला बात है, एक और जो नोटिसेबल एस्पेक्ट है विच आई वुड वांट यू टू रिमेंबर, वो भी यहाँ पर देखना। जब ये जो लाइंस थी इनको ऑब्जर्व किया गया, इनको नोटिस करा गया, ठीक है, देन वन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, वन स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन केम, ठीक है। व्हाट वाज दैट स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन? यहाँ पर इफ आई आस्क यू दैट हाउ मेनी पॉसिबल डी एक्साइटेशंस कैन हैपन फ्रॉम n equal to 3 to n equal to 2, can you do permutation and combination and give the counting? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं
ठीक है, अलग से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ कि ये 5 एनर्जी लेवल्स हैं और ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं पर यहाँ पे जंप करना है। तो कैन यू गिव मी अ काउंटिंग ऑफ हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस शुड बी सीन? सर 15। ठीक है, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने 15 एक्चुअली मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ा नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज है उसके बारे में, वो ज़रूर मुझे करेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, बट अगर लेट से मैं फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, मैं क्रूड काउंटिंग करता हूँ, ठीक है, तो मान लो ये जो फर्स्ट ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे 3 लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। यस सर। ठीक है, दूसरे वाले से भी 3 लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करता जाऊंगा तो कितनी लाइंस पॉसिबल दिख जाएंगी? 15। 50। चलो ठीक है। हाउएवर जब एक्सपेरिमेंटली नोटिस करा गया तो जब ये स्प्लिटिंग हो रही थी तो ये 15 लाइंस में नहीं स्प्लिट हुआ। लाइक वी डिड नॉट सी ऑल 15 लाइंस ओवर हियर, and that is something which led us to another important learning. What is that learning? The learning was that all possible de-excitations don't occur. तो जो ये मैंने n=3 से n=2 के de-excitations के बारे में बात करी, सारे के सारे de-excitations नहीं होते हैं। There is some rule that is followed during these de-excitation. ठीक है, सो यहाँ पर अब आप ये नोटिस करना, द ट्रांजिशंस, ठीक है, रीड दिस पैराग्राफ, द ट्रांजिशंस दैट वर ऑब्जर्व दे सीम टू फॉलो अ सर्टेन रूल एंड ओनली दोज ट्रांजिशंस व्हिच फॉलो दोज रूल आर कॉल्ड एज अलाउड ट्रांजिशंस. The other transitions which are not following that rule, they are called as forbidden transitions or highly improbable transitions. Now, what I would want you to do is remember that rule. Okay, that rule is that only those transitions are allowed जिसमें delta L is plus minus 1. It can't be 0, it can't be any other value. Delta L has to be plus minus 1. And also साथ में delta ML has to be 0 या plus minus 1. ठीक है, डेल्टा समझ में आ रहा है? The Yes, change sir. in the principal quantum number, the change in the azimuthal quantum Azimuthal. number and the change in the magnetic quantum number, अगर यही वैल्यूज हैं तो मेरा अलाउड ट्रांजिशन होगा, जो कि पॉसिबल होगा, जो कि दिखेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्प्लिटिंग के बाद में लाइन दिखेगी। बट अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिशन फॉरबिडन है, वो ट्रांजिशन नहीं दिखेगा। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज मैथमेटिकली ऑल्सो वर्कड आउट एंड मैथमेटिकली ऑल्सो अंडरस्टूड, एंड द लॉज विच हेल्प come up with these transitions are based on laws of conservation of energy, momentum and spin. ठीक है, you very well don't need to go into the derivation aspect, you just need to remember, ठीक है, that in case of such splitting what are the allowed transitions that can occur. ठीक है, to test you मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं उनका आंसर रब कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोग मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दो। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरबिडन ट्रांजिशन।
सर हम्म the first question का ना हाँ चैट में लिखो. ठीक है, many of you have marked the given me the correct answer. आप कैसे जज कर रहे हो? यहाँ पे आप देखो L की वैल्यूज कंप्यूट करो. ये इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है और 0 है. So if I ask you to think about the delta L value for these transitions, what is the delta L value? पहले वाले केस में कितना हो गया? 0. 0 0. Is it allowed? Not No, allowed. sir. Not allowed. Not allowed ना. डेल्टा एल का वैल्यू +-1 हो सकता है, 0 अलाउड नहीं है. दूसरे वाले केस में डेल्टा एल कितना आ रहा है? 1. चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस Minus इनिशियल. minus Minus. इज इट अलाउड? Yes, sir. Yes, sir. अलाउड. थर्ड केस में कितना डेल्टा एल है? -1 Minus 1. -1. इज इट अलाउड? Yes, sir. Yes, sir. एंड सिमिलरली लास्ट वाले केस में यू अगेन कंप्यूट डेल्टा एल आपका -1 -1. ठीक है. सो दीज are some simple selection rules that will help you understand which are the allowed transitions, which are the transitions that are forbidden. ठीक है. अच्छा, then सेकेंड वाले क्वेश्चन का अगर आप आंसर करने की कोशिश करो, पूछा जा रहा है विच इज द के अल्फा ट्रांजिशन. व्हाट डज दैट के अल्फा मीन? के अल्फा मीन Lyman series. Lyman. ठीक है. के सीरीज मतलब लाइमन सीरीज, अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, राइट. सो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता था? N equal to 2 and equal to 1. 2 to 1. equal to 2 to 1. Sir, Now so A. 2 to 1 में क्या 2s से 1s अलाउड है? नो सर. Oh, sir. ये अलाउड नहीं है ना. 2p से 1s अलाउड होगा. दैट विल बी योर Yes, sir. करेक्ट आंसर. Yes. ठीक है. 2s से 1s डजंट फॉलो द डेल्टा एल का रूल ना. Oh, हाँ, sorry, sir. ठीक है. दिस इज डेल्टा एल इक्वल टू 0 implies not allowed. Is this clear now? Yes, sir. ठीक है. Sir, both rules have to be followed, no? Delta M and delta L. हाँ, तो यहाँ पर मैंने ml का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं ना. मैंने अच्छा, यहाँ okay. पर ऐसे ये बताया नहीं कि 2p का कौन सा ऑर्बिटल से कौन सा ऑर्बिटल में जा रहा है. ठीक है. जस्ट मैंने डेल्टा एल के बेसिस पे ये दो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर लिया. Okay, sir. ठीक है. तो ये सिलेक्शन रूल समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है. You don't need to go into the background of it, that what exactly is the derivation for selection rule, where did it come from. The only connection which I can give you experimentally is to Zeeman effect and Stark effect, is that when this splitting happens, it is because of loss of degeneracy of these orbitals. ठीक है. बोर्स मॉडल ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि बोर्स मॉडल में लाइक सच सबशेल एनर्जी सबशेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. उसमें जस्ट n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स का ही कॉन्सेप्ट था. तो ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही थी wasn't something which was well explained by Bohr's law. ठीक है. इनफैक्ट बाद में वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई थी, but we don't really need to bother about that. We aren't much focused on that. How do we determine the energy level after loss of this degeneracy? नहीं, सो आपको एनर्जी लेवल का कंप्यूटेशन तो मैंने मना कर दिया ना लास्ट क्लास में. लास्ट क्लास में जब हम लोग okay, sir. एनर्जी कैलकुलेशंस कर रहे थे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे हमारे लेवल पर. वी डोंट नो द मैथ्स, वी डोंट नो और वी डोंट अंडरस्टैंड द मैथ्स फॉर कंप्यूटिंग द एग्जैक्ट एनर्जी लेवल्स. ठीक है. Not exact energy, relative. हाँ हाँ. सो रिलेटिव में भी हम लोग कैसा कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर नॉट गोइंग इनटू द फाइनर डिटेल्स. हम लोगों ने जो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में समझा था, ठीक है, दैट देयर इज दिस n+l रूल, बस उतना हम लोग देख रहे हैं. ठीक है. वी आरंट रियली गेटिंग इनटू, मतलब द क्वेश्चन व्हिच यू आर बेसिकली आस्किंग मी इज दैट व्हाट डिसाइडेड कि ये वाला ml इक्वल टू 2 ऊपर रहेगा एंड -2 नीचे रहेगा, राइट. दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग मी. Yes, sir. हाँ, नहीं ठीक है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेट इट बी.
So are the selection rules always followed or only when we apply electric हाँ. and magnetic field? They are the ones which are like, you can say, the most probable transitions that happen. ठीक है, the Sir, ones so- that don't follow हाँ, these मतलब rules, हो सकते हैं, possible है. हाँ, they are highly improbable. जो टेक्निकली डिफाइन करा जाता है ना टेक्स्ट बुक्स में, वो इस तरीके से दिखाया जाता है that they are forbidden और highly improbable. इस तरीके से उसको डिनाई कर देते हैं. So even without electric and magnetic field, these transitions are very improbable. बट उसको हमें जज करने का तरीका नहीं बचेगा ना. एक्सपेरिमेंटली मैं वैलिडेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है तो ये सब के सब एक ही लेवल पर रहेंगे, तो मेरे लिए वो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट कर पाना मुश्किल है. बट हाँ, द Okay, थ्योरी sir. गोज इन दिस वे दैट द ट्रांजिशंस दैट आर गोइंग टू हैपन आर गोइंग टू फॉलो दिस सेट ऑफ रूल्स. Excuse me, sir. सर तो एक भी रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ट्रांजिशन इज फोरबिडन, राइट? यस यस. So 3D2 1s हो नहीं सकता ना. नहीं, 3D2 1s क्या हो जाएगा, डेल्टा एल का वैल्यू -2 हो जाएगा ना. इज डेल्टा एल -2 अलाउड? No. नॉट अलाउड. ठीक है. Excuse me, sir. हाँ, बोलो बोलो. Sir, when the electrons are found inside the orbitals, sir, are they in motion or stationary? नहीं, they are in motion. They aren't stationary. Sir, so they revolve around the orbital or inside the orbital or on the edges? We can't say na. That is what we have been talking about after Heisenberg's uncertainty principle, that we will not be able to define the path. We will not be able to say that this is the kind of path that the electrons are taking, because when we define the path, we violate Heisenberg's uncertainty principle. और फिर हमें कैसे पता कि वो मोशन में और रेस्ट ले रही है? Because of these observed properties such as orbital angular momentum, जो प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ में डिस्कस करी, वो मैंने कैसे कॉन्टेक्स्ट देके डिस्कस करी आपको, दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी फाइंड सर्टेन बिहेवियर shown by atoms, and those are attributable to the motion of electron. ये आप लोगों ने एक बार ऐसे पढ़ा होगा ना, that magnetic field का origin lies in electric field. ठीक है. In fact, moving charges create magnetic field. Right? ये statement पढ़ा हुआ है पहले? Yes. Yes. Yes, sir. Right? So अब ये जो एक एटम है या एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक टाइनी मैग्नेट ही है. ठीक है. एंड दैट नेचर, दैट मैग्नेटिक नेचर इज एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड ऑल्सो, जैसे मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है. यहाँ पर इनफैक्ट दिस वुड एक्चुअली ब्रिंग मी टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पिन क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैं डिस्कशन करूँगा. तो एक बार नोटिस करना. ठीक है. There is this experiment called as Stern-Galarch experiment. आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. मैं सिर्फ ऐसे ऊपर से उसके बारे में बताऊंगा that what that experiment was and how it led to the discovery of a new fundamental property called spin for elementary particles like electron. ठीक है. तो यहाँ पर नोटिस करना एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था. ठीक है. सो इनफैक्ट मैंने एक छोटा सा वीडियो भी देखा था. इफ आई कैन शेयर दैट वीडियो ना, आई थिंक वो आपको थोड़ा सा बेटर. सर स्पिन का सिंबल एस है ना? स्मॉल एस. ओके यस सर. ठीक है. वो वाला वीडियो एक्चुअली ठीक है. जस्ट फोकस ऑन द स्टर्न-गेलार्च एक्सपेरिमेंट. डोंट bother too much about the details of this video. ठीक है.
Let me just double check if this is the same video. Makes all kinds of difference over time. So I thought it only measures how much the magnet is up or down. If it flips an effect. The electron हाँ ठीक है, इसमें जस्ट पहले 4 मिनट देखना, 4 साढ़े 4 मिनट देखना इस वीडियो के, जहाँ पर आइगन वैल्यूज का डिस्कशन शुरू हो जाएगा वहाँ पे वीडियो पॉज कर देना, ठीक है. आई हैव शेयर्ड दैट लिंक ऑन द Zoom chat. Only watch the first 4 minutes. Sir, I had a question. पहले तुम जो मैंने बोला वो तो करो.
ठीक है, बस 4 मिनट 30 सेकंड्स तक देखना था। सर वो आइगन स्टेट नहीं जाना है ना? नहीं नहीं, आइगन स्टेट Okay. के आगे मत जाओ। हाँ सर। Excuse Okay, me. I just wanted to get you a visual representation of what the Stern-Galerk experiment was. ठीक है, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर सर आप ये वीडियोस डिस्कवर कैसे करते हो सर इतने अच्छे वाले? नहीं, मल्टीपल देखने पड़ते हैं ना, तो उसमें फिर वैसा एक सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हो और कॉम्प्रिहेंड कर रहा हो जो चीज़ मुझे बतानी है। जैसे ये वाला वीडियो भी है, इसमें ये पार्ट जो था इतना ही यूजफुल था, इसके आगे का इजंट समथिंग विच आई वुड वांट टू डिस्कस। बट कुछ बात समझ नहीं आया। हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ अभी थोड़ा थोड़ा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं अब यहाँ पे रिकैप करता हूँ। एवरीबॉडी इज नाउ ऑन द स्क्रीन, लाइक ये Yes, वन sir. नोट का स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, यूट्यूब से बाहर निकल के यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, अब नोटिस करना what was this Stern-Galerk experiment and how it helped us discover, ठीक है, something new, something which was a very new thing to discover, and it was something as fundamental as mass and charge. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मास क्या है, if I ask you what is mass, you will be like कि mass is a fundamental property that we observe in nature, in universe around us, right? इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में, right? If I ask you what is charge, then you will also have the same kind of an answer that sir, charge is also some fundamental property, you know, that is there in the universe around us, and because of that fundamental property we see like some behavior of objects around us. ठीक है, तो वैसे ही एक ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कॉल्ड एज स्पिन, which was discovered through this Stern-Galerk experiment. ठीक है, there were some other experiments also, but this is the most simple and the most and the earliest one which led to scientists thinking about this property. तो नोटिस करना अब ये Stern-Galerk experiment कैसा था। ठीक है, Stern-Galerk experiment का सेटअप सिंपल सा सेटअप है। ठीक है, दैट सेटअप हैज गॉट एन एक्सटर्नल मैग्नेट। ठीक है, एक एक्सटर्नल मैग्नेट उसमें रखा जाता है, बड़ा सा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्सटर्नल मैग्नेट रखा जाता है ये, एंड देन उस एक्सटर्नल मैग्नेट के थ्रू वी आर गोइंग टू थ्रो सर्टन पार्टिकल्स। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ पार्टिकल्स इफ आई थ्रो अ स्मॉल मैग्नेट ओनली, ठीक है, इफ आई थ्रो अ टाइनी बार मैग्नेट, तो व्हाट हैपेंस इज दैट इस टाइनी मैग्नेट का इंटरैक्शन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में होगा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरैक्शन द टाइनी मैग्नेट वुड एक्सपीरियंस फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स rather than going straight it will get deflected. ठीक है, and when we change the orientation of this magnet rather than being it in a particular orientation, अगर हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करते रहें और बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करते रहें, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट द टाइनी मैग्नेट समटाइम्स डिफ्लेक्ट्स अप, समटाइम्स डिफ्लेक्ट्स डाउन, समटाइम्स डिफ्लेक्ट्स स्लाइटली अप, समटाइम्स स्लाइटली डाउन। ठीक है, समटाइम्स देयर आर नो डिफ्लेक्शंस, लाइक डिपेंडिंग अपॉन मैंने कैसे मैग्नेट को ओरिएंट करा हुआ है बिफोर थ्रोइंग, द डिफ्लेक्शंस हैपन एंड आई सी a uniform distribution of how the deflection is happening. ठीक है, now Stern-Galerk decided to do this experiment with not magnets, with not tiny bar magnets. They actually first did this experiment with silver atoms. ठीक है, Ag के atoms के साथ में they decided to do this experiment. ठीक है, and what they found out was that even these atoms were undergoing deflection. ठीक है,
तो पहला स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन आया दैट एटम्स वर बिहेविंग लाइक टाइनी मैग्नेट्स. Atoms were getting deflected by this machine, by this external magnetic field. That means atoms are tiny magnets. ये एक ऑब्जर्वेशन आई. ठीक है. नाउ दूसरी स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन जो स्टर्न गेलार्क ने नोटिस करी वाज दैट ये जो सिल्वर के एटम्स इन्होंने थ्रो करे थे थ्रू दिस apparatus, through this magnetic field, what they found out was that it wasn't behaving like our earlier bar magnet. The deflected atoms were either going up, ठीक है, or were going down. ठीक है, they were only getting deflected in two ways, not anything in between. बीच में कुछ भी नहीं आ रहा था deflection, and this was pretty strange. This was something which was quite an abnormality, quite a difference from what they had seen about how things happened with a tiny bar magnet. The silver atoms which were being thrown were either going up or down. ठीक है. Now इसका मतलब, ठीक है, जो सिल्वर एटम्स थे they were behaving like tiny magnets, and those tiny magnets had only two orientation possible, which was responsible for deflection either up or down. So this was something strange. Now what happens is that they try to understand that what is the reason these deflections are happening because of. Okay, so instead of silver atoms, they decide ki let's do a simple thing, let's throw hydrogen atom. It was not Stern Gelark, actually some other scientists modified this experiment further, and rather than silver atoms, they were like, let's take hydrogen atom. Why did they want to take hydrogen atom? Because hydrogen atom is the simplest atom that they know. It has a single nucleus around a single electron. Okay, and when they repeated this experiment with hydrogen atom, the same observation came that hydrogen atoms were getting either deflected upward or were getting deflected downward, and nowhere in between. Now this meant that the hydrogen atoms are also tiny magnets. Okay, now they started to then extrapolate, they started to think that what is it that is making hydrogen atoms tiny magnet. अब before this जो मैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग थी साइंटिफिक कम्युनिटी की, वो ये थी कि when charge moves or charge goes in circular motions, it creates a magnetic field. Okay, when a charged particle it moves, or if it moves in circular motion, it creates magnetic field. So they were like कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बिकॉज मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा. ठीक है, and that is why hydrogen atoms are behaving like tiny magnets. ठीक है, and that is why this deflection is happening. But when they did calculations, ठीक है, when they did the background calculations, what they found out was, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ रीड करना. ठीक है, what they found out was that हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में रिसाइड करेगा? 1s ऑर्बिटल में, लाइक जो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है. एंड व्हेन दे डिड द कैलकुलेशन कि जो 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मोशन होना चाहिए,
उसके हिसाब से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए, and you know the formula that we did in the last class, that orbital angular momentum is root L into L plus 1 into h upon 2 pi, है ना? तो s ऑर्बिटल का L का वैल्यू कितना होगा? 0. तो ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ऑफ द हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी 0 ओनली. तो देन साइंटिस्ट को कुछ वियर्डनेस लगी. दे वर लाइक कि यार ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा. जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, उससे तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है. सो व्हाट देन हैपेंड इज दैट दे सेड, ठीक है, दे came up with this understanding that this deflection is due to another kind of angular momentum which electrons possess, and they called it intrinsic spin angular momentum. And this intrinsic spin angular momentum is something which is causing the hydrogen atoms to actually get deflected. And in fact इसको बाद में टेस्ट भी करा गया. rather than using hydrogen atoms they just threw electrons. ठीक है, they collected electrons from some source, ठीक है, and made a focused beam out of them, and then they passed that beam of electrons through this apparatus, through this external magnetic field. Now this time to the electrons weren't even around the nucleus. Okay, they weren't in fact part of any atom. And again the same observation came that these electrons, they are getting deflected up or down and nowhere in between. And this then made them further conclusively say, okay, that there is some inherent property associated with electrons which is making them get deflected by this external magnetic field in either up or down direction and not somewhere in between. Okay? Now this observation, let me complete. Now this observation, okay, which made them conclude that electrons possess something called as intrinsic spin angular momentum, also made them conclude that this spin angular momentum is quantized in terms of magnitude as well as direction. कैसे? Because ये जो electrons थे, ठीक है, they were not getting deflected anywhere randomly. They were only getting deflected in particular manner, either up or down. ठीक है, या फिर अगर जैसे उस एक्सपेरिमेंट में बताया ना कि मैं अगर इस apparatus को रोटेट कर दूं तो they were either getting deflected only left or only right. ठीक है, not somewhere in between. So what they concluded about this intrinsic spin angular momentum is that ये जो intrinsic spin angular momentum है, इसका डायरेक्शन, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है. It isn't something which has any random direction. It has got only two directions. One and the other will be exactly opposite of it. ठीक है, so it can be either up or down, or it can be left or right. ठीक है, it has got only two orientations or directional orientations associated with it. One and the other would be opposite of it. Okay, so this is something which was a new property which the scientists discovered about electrons, and later it was something found to be fundamental to all elementary particles. ठीक है, not just electron. ठीक है, बट हमारे सिलेबस में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन और उसकी स्पिन के बारे में ही बात करने वाले हैं. ठीक है, नाउ अब एक एक करके मुझसे इसमें क्वेश्चंस पूछ लो.
So this for 1s, 2s, 3s, things like that, we use spin angular momentum instead of orbit angular momentum. हाँ, so for electron if it we are going to talk about, ठीक है, जैसे नोटिस करना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब बोर्स मॉडल में हम लोग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में वी टॉक अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर सम of the orbital angular momentum and the spin angular momentum possessed by the electron, ठीक है. Now अलग अलग करके मैंने आपको दोनों चीजें पढ़ाई हैं. There is orbital angular momentum. Why is that orbital angular momentum? It is related to the motion of electron around the nucleus in the orbital, ठीक है, and then depending upon the shape of that orbital we are able to compute the magnitude and direction of this orbital angular momentum, ठीक है. आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक और एंगुलर मोमेंटम के बारे में, विच इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्यों है? दिस इज समथिंग इंट्रिंसिक जिसके पीछे वी डोंट रियली हैव अ विजुअलाइजेशन, ठीक है, वी डोंट रियली कम अप विद एन एनालॉजी, ठीक है. सम बुक्स में, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी और आपको इस टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा दैट द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, ऐसे करके विजुअलाइजेशन देंगे, but that is something wrong. That is not the correct visualization. There is no visualization for this. It is an inherent property that we have found, that we have observed, okay, through certain experiments, but how is it visually, we can't really come up with an answer, but it is there, okay. We call it as spin angular momentum, okay, and in दोनों का vector sum is the total angular momentum. But you don't really need to get into the calculation of total angular momentum. आप बस अलग अलग से orbital angular momentum समझ लो और spin angular momentum समझ लो, ठीक है. Got it, sir. Thank you. All right. Any other question? सर हाँ, एक एक करके. आपने बोला कि क्या कहते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक्सिस पे, तो क्या वो मतलब नहीं है एक्सिस पे, तो वो डिस्प्रूव हो चुका है कि एक्सिस पे नहीं है खुद की? हाँ, सो जैसे मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, दैट रीड दिस पैराग्राफ. ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? दिस इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज नो क्लासिकल एनालॉजी. मतलब होता क्या है कि सम बुक्स में, सम टेक्स्ट बुक्स में, इन एनसीईआरटी आल्सो यू विल फाइंड दैट जो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बात करा जा रहा है, तो वो ऐसे बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ये स्पिन से लाइक रिलेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं. ये गड़बड़ है. दिस इज नॉट करेक्ट. इनफैक्ट व्हेन दिस वाज मैथमेटिकली बैक कैलकुलेटेड, ठीक है, जो इसके पीछे की मैथ करी गई और बैक कैलकुलेशन करी गई कि किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन को रोटेट करना चाहिए फॉर दिस एंगुलर मोमेंटम टू बी देयर, it was coming out to be greater than the speed of light, ठीक है. So that is something which is not correct, ठीक है, that is something which is not the correct visualization. Simply understand यहाँ पे करना, there is no classical analogy for it, ठीक है. This experiment also implies on neutron or This experiment depends on what? implies on neutron or not? नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो गई. सर ये एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन पर भी होगा कि मींस न्यूट्रॉन इससे अफेक्ट होगा कि ये फॉलो नहीं करता है? नहीं होता है. सो इनफैक्ट लाइक बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रॉन नहीं मिलता है. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर जो न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, दैट न्यूक्लियस also behaves like a tiny magnet, but it is not something which is of a concern for us right now because we are not in the chapter studying nucleus. We are actually studying outside nucleus का things. Nucleus अपने आप में बहुत बड़ी mystery है, ठीक है, so let's not go there. Yes. Sir,
ये जनरल डाउट है. I had heard somewhere that a nucleus is a nucleon is considered as a fused proton and an electron. Is it true? न्यूक्लियस बोल रहे हो कि न्यूट्रॉन बोल रहे हो? न्यूट्रॉन. हाँ, तो वो रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ोगे देयर विल, जैसे बीटा डीके जो होता है ना, बीटा डीके आपने सुना हुआ है? हाँ सर, लास्ट ईयर था ना. हाँ, तो ये बीटा डीके एक्चुअली एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है. न्यूट्रॉन हाँ सर. प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है ना? एंटी न्यूट्रिनो बनता है, इसलिए सर. ठीक है, अभी न्यूक्लियस का और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. सॉरी सर. एनी अदर क्वेश्चन? सर हाँ सर, जब एंगुलर मोमेंटम 0 है, so the electron is not in motion or is it in motion? वो वैसा वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम क्लासिकल थिंकिंग को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. ठीक है, सो यहाँ पर सर हाँ, in quantum mechanical model we consider electron to be as a wave. हाँ. So how can we determine angular momentum? It is a particle nature property. हाँ, सो ऐसा थोड़ी ना मैंने बोला कि हम सिर्फ लाइक वेव नेचर ही एक्सप्लोर करते हैं. मैंने आपको क्या बताया, जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डिस्कशन स्टार्ट होता है, वी स्टार्ट विद दिस दैट यस, लेट्स स्टार्ट विद द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द wave equation and then come up with the dual nature hypothesis also is used, and we talk about properties associated with particles also. ठीक है, so dual nature, both particle nature and wave nature are explored. Okay sir. Sir, हाँ sir, so how will we define spin if we don't know only like how it visualizes or how it looks? So जो वर्ड स्पिन हुआ ना, ठीक है, एक्चुअली व्हाट यू कैन आस्क मी एज अ क्वेश्चन इज दैट कि फिर सर स्पिन वर्ड क्यों यूज करा? ठीक है, व्हाई नॉट दे यूज सम अदर वर्ड? ठीक है, बिकॉज स्पिन वर्ड यूज करने तो मेरे दिमाग में यही थॉट आता है ना कि समथिंग इज स्पिनिंग, एंड द रीजन व्हाई दैट वर्ड स्पिन वाज यूज्ड इज बिकॉज हमारे दिमाग में हमारी जो नॉलेज थी पहले क्लासिकल फिजिक्स में से बेस्ड, वो यही थी कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, स्पिन करता है, इट गोज इन सर्कुलर मोशन या इट अंडरगोज स्पिन, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड दिस डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, तो नेचुरली हमारे दिमाग में ये थॉट आया कि अरे कुछ तो स्पिन हो रहा होगा विद दिस पार्टिकल दैट इज कॉजिंग सच डिफ्लेक्शन. ठीक है, बट व्हेन इट वाज फर्दर एक्सप्लोर्ड, ये समझ में आया कि दिस इज नॉट एक्चुअली स्पिनिंग. तो उसके बाद से साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट बस चालू होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड इंट्रिंसिक स्पिन. ठीक है, आप कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, तो उस अच्छी टेक्स्ट बुक में दे ऑलवेज राइट दिस कि समथिंग समथिंग इंट्रिंसिक स्पिन है, मतलब वो इंट्रिंसिक वर्ड यूज करके दे लाइक कवर अप फॉर ऑल द विजुअलाइजेशन. ये कुछ ऐसे इंटरनल है जो कि हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो वी आर जस्ट सेइंग इट इज सम काइंड ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. So मतलब it is some property that we cannot see but it is there. Yes. And the more we are trying to visualize it, the more effort we put in trying to visualize it, we find that effort in vain. We find that effort going down the drain. Okay sir. Sir, and one more doubt I have, can the electron stick to those two magnets जैसे वीडियो में दिखाया था वैसे? मतलब डिफ्लेक्ट कर जाता है. अगर आप यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को स्लो इनफ थ्रो करोगे तो हो सकता है कि वो यहीं पर डिफ्लेक्ट हो जाए. मतलब that all depends upon how on the speed, no? It depends on the speed. Correct. ठीक है Sir, I have a doubt. हाँ, अब एक बार रुक जाओ, बिफोर आई टेक योर डाउट मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये जो मैंने पूरी स्टर्न गेलार्ड की स्टोरी बताई है आपको,
ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बताई है, ठीक है। आई डिड नॉट टेल दिस फॉर फ्रॉम अ सिलेबस पर्सपेक्टिव। अपने सिलेबस में स्टर्न गेलार्क एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट this experiment and you should be aware about what spin is, ठीक है, at a very superficial level only, but you should be aware about that there is this fourth quantum number, ठीक है, called as the spin quantum number, which was discovered much later. It is not part of the Schrodinger equation. जो original Schrodinger equation था जिससे पहले 3 quantum number आते हैं n, l and ml, उसका ये part नहीं है. This was something which was discovered much later. And what led to its discovery was this experimental setup called as Stern-Galark experiment setup, जिससे हमें पता पड़ा that electrons, ठीक है, many elementary particles and electrons are one of them, possess an intrinsic property, a fundamental property called as spin, ठीक है। इस spin का कोई classical analogy नहीं है, ठीक है, there is no classical analogy to this property, and इस spin की वजह से there is a spin angular momentum present with the electrons. That spin angular momentum is quantized in terms of its magnitude as well as direction, ठीक है। इसका magnitude रहेगा, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है as a formula again. Magnitude of that spin angular momentum would be under root of s into s plus 1 into h upon 2 pi, where this s, small s, is equal to half. It's just a value. You can यहाँ पर in fact write a value also, like you put the value over here, so it will come out to be root 3 by 4 into h upon 2 pi, ठीक है। But I want you to remember this formula. I just don't want you to remember the value. I want you to remember this representation also. Magnitude of it is under root of s into s plus 1 into h upon 2 pi, and इसका direction भी quantized है. इसका direction जो है, ठीक है, उसका z component हम लोग कैसे यहाँ पे figure out करते हैं, z component of the spin angular momentum is equal to ms into h upon 2 pi, where ms is the fourth quantum number, the spin quantum number that we are saying, and it has got only 2 allowed values. 2 allowed spin orientations are there, plus half and minus half. That's it. Corresponding to the magnetic moment, corresponding to the response to the external magnetic field that we saw in the Stern-Galark experiment. The electrons were going either up or down, या फिर left or right. ठीक है, so there were only 2 orientations which were being shown by the deflection of the electrons, and corresponding to that, there are only 2 allowed values of the spin angular momentum describing the quantized direction of this spin angular momentum. ठीक है, ये इतना पार्ट भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। हाँ, अभी क्या पूछा था डाउट? भूल गए सर? हाँ सर, एस हमेशा हाफ ही रहेगा, मतलब हाँ, जो आपने स्मॉल एस मैंने लिया है दैट इज ओनली हाफ, ठीक है। जो ये m सबस्क्रिप्ट s मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज एक्चुअली योर फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, विच इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ओके सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे आपको ये रिकैप करना होगा, ठीक है, सिंपल तरीके से अगर मुझे रिकैप करना रहेगा, विच इज व्हाट आई शुड हैव डन फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस या नीट एग्जामिनेशन, उनके लिए मैं ये एक्सप्लेनेशन कैसे दूंगा, ठीक है। मैं ये हेडिंग से स्टार्ट करूंगा दैट देयर इज अ फोर्थ क्वांटम नंबर कॉल्ड एज द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, एंड उस स्पिन क्वांटम नंबर के साथ में एक प्रॉपर्टी कहलाती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। आई वुड नॉट यूज द वर्ड स्टर्न-गेलार्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आई वुड इन फैक्ट नॉट इवन टॉक अबाउट दिस, ठीक है। आई वुड से दैट इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, and corresponding to that we say that electron has 2 quantum spin states assigned by 2 quantum numbers or assigned by a quantum number जिसके 2 allowed values है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ,
ठीक है, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा दैट हम लोगों ने 3 क्वांटम नंबर पढ़े हैं, n, l एंड ml। ये 3 क्वांटम नंबर हमें बताते हैं ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, पहला क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेप एंड साइज। ऑर्बिटल का शेप एंड साइज। दूसरा क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? नहीं सॉरी, इनफैक्ट सर पहला साइज साइज है ना? सॉरी पहला Second का shape क्वांटम आता नंबर है। हमें क्या बताता है? सर एनर्जी एंड साइज साइज, यस है ना। दूसरा Energy. क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में क्या बताता है? शेप। तीसरा क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है? Directional orientation. डायरेक्शनल ओरिएंटेशन। तो ठीक है, देयर वर दीज 3 क्वांटम नंबर्स व्हिच डिस्क्राइब ऑर्बिटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देयर इज अ फोर्थ क्वांटम नंबर, ठीक है, कॉल्ड एज द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, व्हिच डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन ऑर्बिटल। ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी स्पिन के बारे में बताता है, वेदर इट इज गोइंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, whether it is spinning in clockwise or anti-clockwise direction about its own axis। ठीक है, and corresponding to these two ways of spinning, ये जो spin quantum number है इसकी 2 allowed values होती हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। ठीक है, इस तरीके से मैं बताऊंगा किसी मेंस या नीट के बच्चे को। ठीक है, ये ऐसा है। पहले 3 क्वांटम नंबर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज बताते हैं। चौथा क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, प्लस हाफ या माइनस हाफ। एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल, दिस इज वेरी सिंपल, समथिंग which students are able to relate, which they are able to absorb, go back home, sleep and then next day feel happy about it कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और पता पड़ा। ठीक है, बट for students preparing for JEE Advanced, they must know better, they must understand and realize that they can be asked questions something like this. They can be asked questions something like this. इसका मुझे करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? सर डी C sir, C for Sir- cat. Sir, C, Sir, sir, C. Sir, option C. सर कैट। D. sir D. मुझे डी लग रहा है। D. हाँ सर डी लग रहा है। C or D? Sir, multiple ये correct. लेट्स गो डी सर। लेट्स गो। सर इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं क्या जेई में? अरे हीरो, जब ये पूछा था ना तब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाते भी नहीं थे बच्चों को। ठीक है, तो जेई वाले जो हैं वो डिसाइड करते हैं कितना पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना है। मतलब आप, जब मैंने 2007 में जेई की प्रिपरेशन करी थी ना, तब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। वो तो विद टाइम ऐसे होने लगा कि जेई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से क्वेश्चन पूछने लगा, तो वी आर लाइक कि चलो अब पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, सो एवरी ईयर दैट बाउंड्री ऑफ सिलेबस गेट्स स्ट्रेच्ड एंड इट इज नॉट as per what we decide, it is as per what IITs decide. ठीक है, and every year they stretch a little. ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, यू नो, लेट्स होप एंड एंटिसिपेट कि अगर इतने से में से पूछ लिया तो बच्चे कर पाएंगे आंसर, नहीं पूछा तो ठीक है, माता रानी की कृपा है, जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से रैंक आ जाएगी। ठीक है, सो ऐसा मत समझना कि अरे सर वाह क्या पढ़ाया आपने, तो जेई का क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर लिया। सर ठीक है, ऐसा नहीं होता था। सर इसलिए योर बाजू में देखा ना आपने। गौरव सर, हाँ, जिसको नहीं पढ़ाया गया हो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो वो कैसे सॉल्व करना जरा बताएंगे प्लीज। वो एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता, वो फिर एनसीईआरटी पढ़ता और एनसीईआरटी के हिसाब से ए या बी ऑप्शन में से एक ऑप्शन मार्क करके आ जाता। क्योंकि एनसीईआरटी में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन स्पिन को एक्चुअली इस तरीके से बोला गया है दैट इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऑल्दो उसमें रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं यूज किया गया एनसीईआरटी में, but that is what the kind of description that is there in NCERT. ठीक है, and in fact in most of the textbooks also, in most of the textbooks we, जो कि आपके लेवल पर रहता है, we find such simplified understanding only.
ठीक है. अच्छा, many students were giving C option as an answer also. The C option is actually not correct because of just one word. ये respectively word अगर मैं हटा दूंगा ना तो C option भी correct हो जाएगा. ठीक है. Those students who gave C option as an answer, it is this respectively word which is actually incorrect. क्योंकि यहाँ पर आप notice करो जो मैंने यहाँ पर आपको ये paragraph लिखवाया है that this MS or the fourth quantum number has only two allowed values, plus half and minus half, corresponding to the magnetic moment. ठीक है, that is the response to an external field in up or down direction. ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लस हाफ मतलब अप या माइनस हाफ मतलब डाउन. ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता. प्लस हाफ मतलब होता है वन डायरेक्शन एंड माइनस हाफ मतलब होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इट कैन बी लेफ्ट और राइट ऑल्सो. ठीक है, सो दैट इज व्हाट मेड द सी ऑप्शन इनकरेक्ट. तो सर हाँ, ये आप जो अभी आगे पढ़ाओगे हमको ये कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम जो बॉक्सेस में फिल करते हैं, सो उसमें हम अप एंड डाउन फिल करें तो वी कैन फिल लेफ्ट इट एज वेल इन दैट बॉक्स. हाँ, नहीं लेफ्ट और राइट की जरूरत नहीं है, आपको बस अप और डाउन ही फिल करना है. ये इस तरीके से करना रहेगा. ठीक है, वो फिर एक्सेप्टेड कन्वेंशन है हमारे बीच में दैट लेट्स नॉट बी टू generalistic. Let's just keep things a bit simple while we are filling in the configuration of orbitals. Sir, what does magnetic moment mean exactly? बस इतना. ठीक है, वैसे तो एक टेक्निकल डेफिनेशन रहेगी जो आप फिजिक्स में सीखोगे. इट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बट अभी आपके लिए मैं सिंपली रिस्पॉन्स वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करा तो उसका जो रिस्पॉन्स है यानी कि जो उसका डिफ्लेक्शन है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट. अभी के लिए मैं सिंपलीफाइड वर्जन यूज कर रहा हूँ. अच्छा. हाँ. So overall, does the electron spin about its axis or not? No, it doesn't. So then how can spin orbital and this spin angular momentum come into picture? हाँ, so that is what I said. Now there is no classical analogy to it. You can't visualize it, but that is a property that we are observing. Okay, and sometimes that spin word is something that creates a confusion in your mind because then you actually look about this analogy that it is spinning about Yes. its axis. ठीक है, but let's say अगर साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते कि लेट्स कॉल, क्या कहेंगे इस प्रॉपर्टी को हम लोग? कद्दू सर. ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स a fundamental property associated with particles called kaddu, and because of that kaddu we are seeing that the particles get deflected up or down, and this allowed value of kaddu for electrons was found to be only having these two values, plus half and minus half, which led us to mathematically understand these deflections going up and down. ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में वो स्पिन वर्ड का कंफ्यूजन नहीं रहेगा. Okay, thank you, sir. ठीक है, ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखना. स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज्ड मैग्नीट्यूड एंड द क्वांटाइज्ड डायरेक्शन. ठीक है. Sir, there is no explanation for spin angular momentum. No, it is just like a postulate. मतलब there is. It is an observed property. But there is no explanation. हाँ, there is no visualization. There is no visualization for it. Sir, if there is no visualization, how do we know that if it's correct? No, we are okay. So the observation which we are saying is that ये हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, अप या डाउन, या इनफैक्ट नॉट इवन हाइड्रोजन. ठीक है, लेट्स से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करे जा रहे हैं, and what we are saying is that these electrons are getting deflected up or down. ठीक है, now this means that these electrons are behaving like tiny magnets because they are
experiencing that external magnetic field, and because of that they are showing a response, right? Had they be non-magnetic, then कैसा होता? जैसे उस वीडियो में बताया ना कि वो straight चले जाते, ठीक है? But because they are showing that response, that means they are behaving like tiny magnets. That is something which we can observe. Now, what do I attribute this magnetic nature to? What is this magnetic nature attributable to? क्योंकि इसके पहले जो हमारी मैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग थी वो कुछ ऐसी थी that magnetism is not a unique property in itself. In fact, magnetism का origin lies in charge. It lies in charge moving or spinning or going in loops or circles. That is what our understanding about magnetism was. ठीक है, but यहाँ पर these free electrons aren't doing any of those things. ठीक है, and as a consequence we come up with an explanation that there is some intrinsic property which is causing this. And what is that intrinsic property? We call that as spin. Now, can I visualize what is this spin जिसकी वजह से ये magnetic response आ रहा है? The problem is not really. ठीक है? Sir, so can we say that there are two types of angular momentum? One is orbital and the second one is electron. The spin angular momentum, yes. Yes, sir. So do these two momentums interact with each other? The two momentums are responsible for the total angular momentum shown by the electron. ठीक है, दोनों का vector sum is actually the total angular momentum. So what will be the difference between both of them? The origin, like the is different. जो orbital angular momentum है, that is attributed to the electron का motion around the nucleus. ठीक है? The spin angular momentum is attributed to something called as intrinsic spin of electron, and it is not the electron spinning about its own axis, which is what a general statement is written in many textbooks. ठीक है? Sir. हाँ. Sir, in the above formula, what does S stand for? That magnitude one. Just half. The value half. No, like what does it mean? Like H means Planck's constant. What does S mean? Nothing. Just S. That is a value equal to half. Acha, okay. ठीक है? Yes, sir. Sir, is S a calculated value by this experiment? नहीं, so ये जो S का value half calculate करा गया है, this is something which has been done based upon understanding the deflections caused and what would be the responsible angular momentum for causing those deflections. तो वो back calculation करके ये सब निकाल के दिया हुआ है. Again, you don't need to go into that derivation right now. Just need to remember the formula. Okay, sir. ठीक है? All right. So with this, we are now able to understand all the 4 quantum numbers. ठीक है? Simplified understanding कैसी है कि पहले 3 quantum number orbital के बारे में बताते हैं and चौथा quantum number हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है.
ठीक है, the first 3 quantum numbers are from the Schrodinger equation, whereas the 4th quantum number isn't a part of the Schrodinger equation. It was something discussed, defined, discovered much later. ठीक है, the 4th quantum number represents another fundamental property associated with particles such as electrons, and that property is called as spin. What does that spin denote? It is a representative of the magnetic moment or the response to an external magnetic field shown by electrons. Okay, what was experimentally found out was that these electrons get deflected either up or down and not somewhere in between. And based on that, we came up with this property associated with spin called as spin angular momentum. I need you to remember its Yes, on June 15th, 2017, a channel called 2020 Vision was opened up on YouTube. And I need you to remember the directional orientation का formula also. ठीक है? Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से पिकअप करता हूँ जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है. That Yes, will be sir. another important result which we need to focus upon. How that electronic configuration is built, what are the underlying rules, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा. Okay, sir. Bye, sir. sir. Thank you. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you. बाय बाय. And the Stark effect. हाँ हाँ बोलो बोलो. Sir, S is equal to 1/2 value. Like suppose if they are asking a spin or orbital angular momentum question, so always we have to put 1/2 and just get the value. I didn't like The magnitude, yes. But like what kind of question will they ask based on the formula? Because when S is 1/2 everywhere, then value will be same only. Then so the formula would be like a direct formula in terms of either the representation, ठीक है, whether you know this or not, ठीक है. Second could be यहाँ पर आप जैसे observe करोगे, if I put that over in this formula, ठीक है, by substituting the value, can I determine the angle with the z axis? Yes. कर सकता हूँ ना मैं. रूट s इंटू s प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई का z कॉम्पोनेंट, मान लो z एक्सिस से एंगल जो है वो थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ms इंटू h अपॉन 2 पाई. ठीक है, सो cos थीटा कितना हो जाएगा, ms का वैल्यू अगर आपको प्लस हाफ रखना है तो प्लस हाफ रख लो, अपॉन ये अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 क्या हो जाएगा, रूट 3/4. ठीक है, तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया. And sir, for the intrinsic spin of electron, it will be up or down, right or left, no sir? नहीं, it will be a direction and an opposite direction. So up, down, and right and left. These two are some of the example. Okay. And sir, in that Stark-Galerk experiment, particularly only H atom and Ag atom they use. We can use any more atoms, but the same kind of deflection would be. नहीं, so H atom या Ag atom में क्या होता है ना, जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड अप रहते हैं. जैसे सिल्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाएंगे ना बाद में, तो उसमें सिल्वर के अंदर 47 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आपको नहीं याद होगा, बट सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है. ठीक है, सो आउट ऑफ दोस 47 इलेक्ट्रॉन्स 46 आर पेयर्ड. क्या होता है पेयरिंग में बाद में समझाऊंगा. एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा जो कि s ऑर्बिटल में लाया करता है. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज एबल टू शो दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर. ठीक है, नॉट ऑल atoms would have this kind of a property. That's why I simplified it for hydrogen atom only. Hydrogen atom के लिए देख लो. And sir, like if we pass
if we throw some magnets between those machine, then the magnets deflection would be up, down, and even in the middle also, no? Yeah, because the machine, it measures the orientation in which the bar magnet would be. So if it is say vertically kept, then it will go maximum up. But it was say kept in some slant orientation, that it won't go as much up as it was in the case of absolute vertical orientation. Okay. ठीक है, so ये क्या दिखा रहा है? This is the classical world. The classical world is showing that जो response है, magnetic moment जो दिख रहा है, it can be anything. It can be up or down or anything in between. It is continuous. But what this Stern-Galerk experiment found out was that in the quantum world, this magnetic response that we are finding for electron isn't continuous. It is quantized. It can either be up or down and nowhere in between. Okay, sir. And sir, one more clarification in that Zeeman effect. We had one example you had given, no, 15 spectral lines. So from 3 to 2 transition, from 1 line 3. I guess you drew 3 lines. I didn't understand that one, how it was. नहीं समझा नहीं मैं question आपका. That one example you had drawn, no one figure like from 3 to 2. वो तो मैंने आपको काउंट करने के लिए बोला था ना कि इन 5 से इन 3 पे अगर मुझे जाना है तो what are the possible number of lines that can be there? Yes sir, yes sir. तो वो total 15 आ रही थी. Yes sir. I didn't get it actually. Could you? नहीं तो आप ऐसे करो ना, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट होना है तो इसके पास में 3 पॉसिबिलिटीज हैं. Yes yes yes. ठीक है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट होना है, वापस से 3 पॉसिबिलिटीज हैं. Yes. तो ऐसे आप काउंटिंग करते जाओगे तो कितनी हो जाएंगी? 15 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी. 5 times 3 into 5. हाँ. Okay, thank you. सर. हाँ बोलो. सर सिर्फ अप डाउन राइट और राइट लेफ्ट थोड़ी ना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है ना? हाँ, so that is what that Stern-Galerk experiment showed us, that ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने थ्रो करे, ठीक है, अब Stern-Galerk एक्सपेरिमेंट मुझे बता क्या रहा है? Stern-Galerk एक्सपेरिमेंट, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बार मैग्नेट के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, इस बार मैग्नेट को जब मैं Stern-Galerk apparatus के थ्रू थ्रो कर रहा हूँ तो ये Stern-Galerk एक्सपेरिमेंट मुझे बता क्या रहा है? It is telling me the orientation of this bar magnet. कैसे? If I throw this bar magnet in this way and say it gets deflected over here, so I will say that this should have been the orientation. If the magnet gets deflected over here, then I will say कि इसका opposite, ठीक है, would have been the orientation. If the bar magnet gets deflected over here, then I would say that, you know, this bar magnet is not vertically up or vertically down. It is at some angle, and I can in fact measure that angle for you based upon the deflection caused and tell you what the orientation of the bar magnet was. So the Stern-Galerk experiment is telling me, or it is giving me a measure of the orientation of this bar magnet. Okay? Or in deeper meaning, it is actually telling me that how the magnetic field associated with this bar magnet is oriented. Correct? Okay sir. Yeah. अब जब ये चीज मैं मैग्नेट की जगह एटम्स के साथ में कर रहा हूँ, तो what I am finding is that the atoms are behaving in a strange way. They aren't behaving like a bar magnet. They aren't going anywhere between up and down like this top and bottom deflection. They are only going at top and only going at bottom. They aren't going anywhere in between. That means ये जो atoms हैं, they are behaving like tiny magnets, but their magnetic field, their orientation of their magnetic field isn't something random. It is either in one direction or the opposite of it.
हाँ तो बट Whenever I'm उसके लिए सर फिर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, मतलब अप डाउन तो 90 डिग्री हो गया. हाँ, so whenever I'm doing that measurement, whenever I'm trying to measure the orientation, the direction associated with the spin angular momentum with these electrons, that measurement is leading to only two outcomes. Okay. Up or down, left or right, या फिर any one particular direction and the opposite of it. Okay, sir. Sir, deflection up will be equal to the amount of deflection down. हाँ. And it will be different from different types of atoms. Well, yes, mass वगैरह पे फर्क पड़ेगा, speed वगैरह पे फर्क पड़ेगा. And sir, are you going to cover radial nodes and planar nodes? हाँ आएगा ना, अभी nodes का आएगा, थोड़े टाइम में आएगा. अच्छा, okay sir, thank you. सर मुझे एक और डाउट था. हाँ. सर हमें मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है क्या, मतलब थ्योरी उसकी? Not really. Starting में था, अभी नहीं है. Okay sir. सर वो Zeeman effect में 1 minute you can go. हाँ बोलो. Sir, वहाँ पे how can you observe 3 lines for a single atom, because hydrogen atom has 1 electron, so it can de-excite only in one manner. No? How will 3 photons be liberated, or is it a sample? कौन से 3 photon? 3 कहाँ से आ गया? Sir, 3 lines होगी ना जब magnetic effect आ रहा है. कहाँ लिखा है 3 lines होंगी? Sir, the lines are splitting. No, that one I'm saying. ये जो diagram बना है. नहीं, मतलब don't do the counting from here, बाबा. मतलब they have just like done that to show that more lines are forming. Don't count the 3 over here. Dude, is it a sample or an atom? Really, there are many atoms. It's a sample. अच्छा, okay. It's a sample. तो I was confused कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 फोटॉन कैसे निकल सकते हैं? उसमें एक ही फोटॉन निकलेगा. सैंपल है तो निकल सकते हैं. अच्छा, okay sir. And I want to ask that do orbitals have any size, like in nanometers, और जैसे radius होता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ बोलते हैं ना हम लोग, typically angstroms के ऑर्डर का होता है साइज. अच्छा, ओके सर. सर एंड ऐसा हो सकता है p ऑर्बिटल के ओनली वन साइड पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इट हैज टू गो थ्रू आउट द p ऑर्बिटल, द एंटायर p ऑर्बिटल? कहीं पे भी हो सकता है ना विद इन दैट p ऑर्बिटल. अच्छा, कहीं इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू रोटेट रिवॉल्व इन द एंटायर ऑर्बिटल, नहीं, एनीवेयर? नहीं, कहीं पे भी हो सकता है. अच्छा, ओके सर. सर एंड जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इज इट वैलिड फॉर वेव्स? या मतलब सर, Heisenberg's uncertainty principle is something which is because of the dual nature. ठीक है. इनफैक्ट वेव्स के लिए भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं. इनफैक्ट उसका जब डेरिवेशन करा जाता है तो वो वेव्स के नेचर से ही स्टार्ट होता है. ठीक है. Sir, then so I can reject de Broglie's hypothesis, no? Because he's saying that we can find out the exact position also of the electron as a wave. कौन सा आप कह रहे हो डी ब्रॉगली का? We have studied you said the Heisenberg principle is valid for waves, but then de Broglie hypothesis says that electron is a wave and we can determine its exact position. नहीं, आप ध्यान से समझो. एक वेव का एग्जैक्ट पोजीशन जैसी क्या चीज होती है? वेव का कोई एग्जैक्ट पोजीशन तो होता ही नहीं है ना. वेव इज ऑसिलेटिंग. Yes sir. इन अ रीजन. तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में तो बात ही नहीं करी जा रही है. अच्छा, ओके सर. सर, तो जो हमने पढ़ा है वो मोमेंटम एंड सिर्फ पोजीशन के लिए ना, तो वो अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? नहीं, आप करो ना, पार्टिकल नेचर के पर्सपेक्टिव से अप्लाई करो. अच्छा, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ वेव, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है. इट जस्ट वी एवरेज करके करते हैं. हाँ, वेव के लिए तो पोजीशन वैसे भी सर्टेन नहीं रहते ना. वेव इज एन ऑसिलेटिंग फिनोमेना, तो उसमें देयर इज नो एग्जैक्ट पोजीशन दैट वी ट्राई टू डिटरमाइन.
एक रीजन के अंदर वैसे भी वो बाउंड होगा। हाँ ओके यस सर। Sir, and do we discard the Bohr's model now, or we just keep it for reference? Like because we keep have it for reference. ऐसा नहीं है like would forget about it. उसको ध्यान में रखना है। no, not according to syllabus, according to the scientific community. I'm saying we have just built upon it, na? We haven't discarded that theory. We have उसके built ऊपर upon it. अच्छा, sir, you can 1 minute go to Heisenberg's uncertainty principle. I want to ask you one thing there. हाँ बोलो ना, इस मुझे याद है। सर वहाँ पे एक फॉर्मूला था, उसमें मुझे नेगेटिव साइन समझ नहीं आ रहा है जो आपने बताया था। वो तो डिफरेंशिएशन करो ना, डेरिवेटिव ऑफ नहीं 1 नहीं, बाय क्या होता है? I have done it as come delta lambda is equal to minus h by mv square into delta v. So I am not understanding what does the minus over there is mean. माइनस क्यों आया वो तो समझ में आया। हाँ, that I have found. ठीक है, अब वो माइनस का मीनिंग क्या होगा? द माइनस का मीनिंग इज दैट लैम्डा एंड वी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, Yes sir. Sir, but then if I write बोलो बोलो। सर अगर मैं k is equal to mv square भी लिखूंगा तो I can say k is inversely proportional to m. Over there I never put the minus sign, still it means that it is inversely proportional. Then why over here with minus sign it means the same? Like what is the difference? नहीं, यहाँ पर जो माइनस साइन आया ना, वो आया अनसर्टेनिटी के लिए। तो अनसर्टेनिटी कैसे रिलेट हो रही है? मान लो जो मेरा v है, ठीक है, दैट इज सम 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद मान लो जो मेरा डेल्टा v है वो है प्लस 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके सर। तो अब मैं इसको कैसे रीड करूंगा? दैट माय v कैन बी 1 से लेकर 1.1 मीटर पर सेकेंड के बीच में कुछ भी। यस सर। ओके, अब आप लैम्डा निकालोगे तो पहले जो v का वैल्यू 1 था उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालोगे। यस सर। वो आया 2। ठीक है, मान लो वो आया 2। अब जो 1.1 है उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालोगे तो 2 से ज्यादा आएगा, 2 से कम आएगा? 2 से ज्यादा आएगा। डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना लैम्डा और v। हाँ अच्छा v। 2 से कम आएगा। यस सर। तो अब जब मैं एरर या रेंज अनसर्टेनिटी की बात करूंगा लैम्डा की, तो वो कैसे रहेगी? 2 माइनस समथिंग। ओ ओके, ऐसा ठीक है। तो मतलब v अगर मेरा वैल्यू ऑफ लैम्डा इंक्रीज होगा तो v विल डिक्रीज। इट मींस द सेम थिंग, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो नेगेटिव साइन इज जस्ट सेइंग दैट सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। सर लेकिन फिर वही k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, वही मेरा क्वेश्चन था। m में तो हम कभी माइनस नहीं लिखते, फिर भी सेम मीनिंग आता है। मास कांस्टेंट होगा ना? हाँ मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। सर अगर हम k is equal to mv square लिखते हैं, we can say k is inversely proportional to m. That much we can say. Now if value of m increases, value k decreases. So over here also it तो हम means लोग ये कह रहे हैं ना, मास इज कांस्टेंट। अगर yes आपका sir. मास वेरिएबल है, ठीक है, इफ यू आर गोइंग अहेड एंड सेइंग दैट मास इज वेरिएबल, तो ठीक है, फिर मास की अनसर्टेनिटी और काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी रिलेट करोगे, और उसमें कैसा रहेगा? k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो उसमें आप क्या ये मान रहे हो कि v कांस्टेंट है? No sir. तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पार्शियल डेरिवेटिव्स की हो गई, फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गई अगर मास और v दोनों वेरिएबल है तो वो फिर अभी आपके बस का नहीं है। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।